बच्चों, आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक लेके आए हैं। भारतीय शिक्षा एवं समाज, उसकी यूनिट सेकंड है शिक्षा की चुनौतियां, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज में हम विषमता देख सकते हैं, जैसे लिंग, गरीबी, धर्म आदि। समाज में तरह तरह की विषमता देखने को मिलती है। लिंग के आधार पर भेदभाव है, गरीब और अमीर के आधार पर है और धर्म के आधार पर है। इसमें शिक्षा किस प्रकार का संदेश देती है, सबसे बड़ी चुनौती है। यदि हम शिक्षा को अप्लाई कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं और विद्यालय जाके ग्रहण कर रहे हैं या हमारे आसपास के वातावरण से सीख रहे हैं, तो शिक्षा किस प्रकार का संदेश हमें देना चाहती है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। वर्ण कितने होते हैं? बच्चों, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? उच्च वर्गीय व्यक्ति निम्न वर्गीय जाति से विवाह संबंध स्थापित कर ले तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। उच्च वर्गीय व्यक्ति निम्न वर्गीय जाति से विवाह संबंध स्थापित कर ले तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। जनजाति शब्द का प्रयोग कब हुआ था? जनजाति शब्द का प्रयोग औपनिवेशिक काल में हुआ था। जनजातीय वर्ग के बालकों की शिक्षा को समझाइए। इस वर्ग के मकान आज भी कई जगहों पर दूर दूर तक जंगलों में स्थापित है। ऐसे स्थानों पर विद्यालय खोलना संभव नहीं है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में ये बालक पिछड़ जाते हैं। सरकार बालकों की शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रयास कर रही है। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। श्रम विभाजन पर आधारित वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के कर्म कर्तव्य का निर्धारण इस प्रकार किया कि सभी वर्गों का सहयोग हो सके। विशेषीकरण में सहायक। वर्ण व्यवस्था से कार्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने से कार्य में निपुणता आ जाती है और यही विशेषीकरण कहलाता है। तीसरा पॉइंट है इसका, वर्ण व्यवस्था गुण एवं स्वभाव पर आधारित होती है। चौथा है शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित वितरण कि कौन किस कार्य को करेगा। व्यवसायों का पूर्व निर्धारण। प्रत्येक वर्ग के कुछ परंपरागत पूर्व निर्धारित व्यवसाय होते हैं। गुणात्मक प्रेरणा, जैसे कि व्यक्ति को अपने वर्ग धर्म का पालन करने हेतु विशेष प्रेरणा मिलती है। आध्यात्मिकता पर विशेष जोर। प्रत्येक वर्ग स्वधर्म को विशेष महत्व दिया है। कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा पर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था के गुण। स्थिर सामाजिक पर्यावरण देती है। एक जाति अधिकांश लोग होते हैं कि अपनी अपनी जाति के लोगों का ही ध्यान रखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके साथ ही काम करना पसंद करते हैं। तो एक व्यवस्था बन जाती है उससे। तो एक पर्यावरण निश्चित हो जाता है कि इस जाति के लोग इस कॉलोनी में वहाँ पे रहते हैं और उनके इस प्रकार के आयोजन अक्सर होते रहते हैं। एक जाति के लोगों में सहयोग और सद्भावना विकसित करती है। यदि जाति के एक ही जाति के लोग हैं कि हमारा जाति का व्यक्ति है, ये सोच के उसका सहयोग करते हैं। आर्थिक व्यवसाय का निर्धारण करती है। जातियों के आधार पर आर्थिक व्यवसाय भी निर्धारित है, तो वो इसका भी निर्धारण करती है। सांस्कृतिक शुद्धता पर बल देती हैं। हमारी जाति में इस तरह से कार्यक्रम होता है, इस तरह से लोग मान्यता रखते हैं, ये बात है वो बात है, इस तरह से सांस्कृतिक शुद्धता भी इनकी रहती है। वर्ग चेतना का विकास किया और संस्कृति की निरंतरता इसमें बनी रहती है। जाति व्यवस्था के दोष हैं कि श्रम की गतिशीलता को रोकती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार ही काम करना चाहता है और कोई यदि उससे कुछ हट के कुछ करना चाहे तो वो उस काम को नहीं कर सकता है, उसकी श्रम की गतिशीलता रुक जाती है। अस्पृश्यता को जन्म दिया। जैसे इस जाति के लोग उस जाति के लोगों को, नीची जाति के लोगों को छुएंगे नहीं, उन्हें अपने घर में या किचन में नहीं आने देंगे। इस तरह की अस्पृश्यता यहाँ पर जन्म लेती है। बाल विवाह और पर्दा प्रथा को जन्म दिया। ये हर जाति के अलग अलग नियम कानून हैं, तो सरकार के नियम बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। अधिकांश कहते हैं कि हमारी तो जाति में छोटी उम्र में बच्चों का विवाह कर दिया जाता है
और बालिकाओं को पर्दा के अंतर्गत रखा जाता है। हिंदू समाज में सद्भावना एवं एकता को रोका है। यदि हिंदू समाज में हिंदू भी अनेक जातियों में विभाजित रहेंगे, तो उनके अंतर्गत जो सद्भावना, सहयोग, एकता की जो भावना थी वो टूट जाती है। वो एक होके नहीं रह पाते हैं। देश की राष्ट्रीय एकता में ये बाधक है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, और उसमें यदि इस तरह का जातिगत भेदभाव दिखाई देगा तो एकता दिखाई नहीं देती है। फिर अप्रजातंत्रीय है और जातिवाद को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन है, जाति व वर्ण में अंतर। जाति जन्म पर आधारित होती है, और वर्ण होता है जो गुण धर्म कर्म पर आधारित होता है। जाति में संख्या अधिक है और वर्ण की संख्या कम होती है। वर्ण के बाद बनी है जाति, और जाति से ज्यादा प्राचीन है वर्ण। चौथा है, जाति कठोर व्यवस्था होती है, और वर्ण में लचीली व्यवस्था होती है। पांचवा है, जाति में खान पान विवाह आदि पर पाबंदी होती है, और वर्ण में इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। जाति में है ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, जबकि वर्ण व्यवस्था जो है वो समानता पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, दलित चेतना के परिणाम बताइए। तो इसका उत्तर है, वे हिंदू जातियां जिनके संपर्क में आने से उच्च जाति के लोग अपने आप को शुद्धिकरण करने पर विवश हुए, वो दलित समुदाय या दलित जातियां कहलाती है। सकारात्मक परिणाम, जैसे किसी दलित समुदाय को उस स्कूल व कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है जहां उच्च वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं, जिससे दोनों के बीच समानता की भावना का संचार हो गया। यदि साथ में बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट सभी जाति के होंगे, सभी धर्म के होंगे, सब दलित समुदाय के भी होंगे, और उच्च जाति से भी होंगे, तो क्या होगा, साथ में बैठेंगे, उठेंगे, बातचीत करेंगे, टिफिन शेयर करेंगे, तो उनमें जो समानता की भावना आएगी। आर्थिक समानता भी दिखाई देती है, राजनीतिक समानता, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी समानता दिखाई देती है। नकारात्मक परिणाम ये है कि जातीय संघर्ष बढ़ गया है, जातिवाद में वृद्धि हुई है, लोकतंत्र के विकास में बाधक है, और नस्लवाद को प्रोत्साहन मिला है। इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अभी भी दलित वर्ग का उत्थान करना बाकी है। अभी भी हमारे देश में भेदभाव किया जाता है। अभी भी कुछ जगह पूर्व की तरह व्यवहार किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े समुदाय पर टिप्पणी लिखे। उत्तर है, ऐसा वर्ग जो शिक्षा व अन्य सुविधाओं से वंचित रह गया है, इसलिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ गया है, और पिछड़ा समुदाय कहलाता है। इस हेतु सरकार ने छात्रवृत्ति, भोजन, वस्त्र आदि देकर प्रोत्साहित कर रही है। इन बालकों को अतिरिक्त सहायता छात्रवृत्ति के रूप में दी जा रही है। इस वर्ग के उन्नयन हेतु नौकरियों में भी आरक्षण दिया जा रहा है, और नौकरियों में आयु सीमा में भी छूट दी जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आरक्षण दिया गया है, ताकि ये देश की मुख्य धारा में आए और सशक्त बने। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना कठिन नहीं है, क्योंकि हम सब इस दौर से गुजर रहे हैं और आसपास समय वातावरण में सब देख रहे हैं। तो इतना आसान से क्वेश्चन आंसर थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।